So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do the questions of corporate valuation. One second. इधर हम कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी वैल्यूएशन में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। जो आपने पहले टच नहीं करे हैं वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब ये हो सकता है कि एडिशनल क्वेश्चंस हो, ये हो सकता है एग्जाम क्वेश्चंस हो, पर सारे हम एडिशनल क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करेंगे। जैसे कि हमने इधर फर्स्ट में हमने सारे क्वेश्चंस करे पर हमने सी क्वेश्चन नहीं करा, तो हम वो वाला क्वेश्चन करेंगे। पर्टिकुलर साथ में नोट्स भी ओपन है तो नोट्स का रेफरेंस तो हम यूज़ करेंगे, देख लेंगे कि उस नोट से हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से 1C। चलो, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू XY लिमिटेड। अर्निंग देके रखी कंपनी की, डिविडेंड पे आउट देके रखी। अब अर्निंग है 5 लाख, डिविडेंड पे आउट है 60%, तो वो हो गया 3 लाख डिविडेंड, और रिटेन अर्निंग हो गया 2 लाख, राइट। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है तो भैया 5 का अपना EPS हो गया, राइट। तो 3 अपना DPS हो गया और 2 अपना रिटेन अर्निंग हो गया। चलो, डिविडेंड पे आउट रेशो हो गया, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग हमको पता है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एज पर वॉल्टर मॉडल, वॉल्टर मॉडल के हिसाब से मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, राइट। अब वॉल्टर मॉडल हमारा क्या है? अब वॉल्टर मॉडल समझो, ये है डिविडेंड अपॉन KE प्लस अर्निंग में से डिविडेंड माइनस करो तो रिटर्न अर्निंग होगा, तो रिटर्न अर्निंग इंटू R/KE और होल डिवाइड बाई KE। मतलब डिविडेंड अपॉन KE करा प्लस रिटर्न अर्निंग इंटू R/KE। अब ये R क्या होता है? R के बहुत सारे नाम हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल दो, IRR बोल दो, रिटर्न ऑन इक्विटी बोल दो, और फिर वो KE कैपिटलाइजेशन रेट हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाएगा। तो एक्चुअल R, एक्सपेक्टेड कैपिटलाइजेशन, अपॉर्चुनिटी, ये सब KE। अब जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये R है हमारा, कैपिटलाइजेशन रेट ये KE हो गया, राइट। तो करो कि 3 डिवाइड बाय 0.12 ये हमारा है KE, प्लस 5 माइनस 3 इंटू करो 0.15 डिवाइड बाय 0.12 R/KE हो गया ना, R/KE, और होल डिवाइड बाय 0.12 करो सॉल्व, तो 45.833 हो गया। तो मार्केट वैल्यू 45.833। अब व्हाट इज़ द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल? ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा? तो देखो, R ज़्यादा है, KE कम है, तो रिटेन करने में फ़ायदा है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑप्टिमम होगा 0, ये मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। चलो मान लो डिविडेंड पे आउट 0 है, तो 0/KE 0 प्लस अर्निंग में से डिविडेंड माइनस करो तो पूरा का पूरा डिविडेंड तो 0 है, तो ऐसे केस में 5 पूरी की पूरी अर्निंग इंटू 0.15 डिवाइड बाई 0.12 और होल डिवाइड बाई 0.12, राइट। तो 52.083 ये आया हमारा ये पर्टिकुलर ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो पे। तो उस पे आउट रेशियो पे मार्केट वैल्यू आई हमारी 52.08, ये हो गया हमारा। चलो ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कैपिटलाइजेशन रेट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं KE। IRR को क्या बोलते हैं? R, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न R, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट KE, ROI R, ROE R, एक्सपेक्टेड रिटर्न KE, डिस्काउंट रेट KE, कैपिटलाइजेशन रेट KE, रिटर्न ऑन बुक इक्विटी ये ROE हो गया, ROI हो गया तो रिटर्न ऑन बुक इक्विटी ये भी हो गया R। ये समझ लिया हमने, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो ये सब हमने देख लिया। वो KE की एक खासियत है कि जब कुछ नहीं होता ना, KE को तो CAPM से भी निकाल सकते हैं, CAPM मॉडल से निकाल सकते हैं। जब कुछ नहीं होता ना, तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी तरीका है 1/KE करना, 1/PE करना, ये हो जाता है हमारा KE। प्राइस अर्निंग में क्या होता है? प्राइस अपॉन अर्निंग, अर्निंग अपॉन प्राइस कर दो, ये हो जाएगा KE, इसलिए 1/PE रेशियो। ये जो अपन अभी वैल्यू निकाल रहे हैं, ये वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको अपन फेयर वैल्यू बोलते हैं, थ्योरेटिकल बोलते हैं, इंट्रिंसिक बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, राइट। उसको तुम फटी बोल सकते हो, फटी, फेयर वैल्यू, थ्योरेटिकल, इक्विलिब्रियम, इंट्रिंसिक, बस ये याद होना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू तब तो को पता ही है, करंट मार्केट प्राइस एक्स डिविडेंड क्या होता है? ये सब एक्स डिविडेंड होते हैं, सबकी डिस्काउंटिंग हो जाती है ना। करंट मार्केट अब भी कि 0 P0 करंट मार्केट प्राइस, तो 40 करंट मार्केट प्राइस और प्रेजेंट वैल्यू। अब देखो याद करना रहता है, ये सब चीज़ें अपने को देखनी रहती है। और हाँ, ये जो KE और ये सब थे ना, ये अभी अपन ने डेसिमल में लिए थे अभी सॉल्व करते हुए कि 12% को 0.12 ले लिया, KE को 0.15 ले लिया, इसको डेसिमल में लेना तो आपका आंसर वैल्यू में आएगा। चलो ये हमने सब देख लिया, राइट।
अब अगला क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन जिस कंसेप्ट से जुड़ा हुआ रहेगा, पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे और साथ में हम कंसेप्ट का भी इधर उधर की कुछ भी चीज़ें हैं वो भी पढ़ लेंगे। और जैसे दूसरा है गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, इसमें भी 2 क्वेश्चन हमने नहीं करे, ओके तो ठीक है वो भी देख लेते हैं, राइट। 3 क्वेश्चन नहीं करे, कर लेते हैं। इधर अभी अपन ने वॉल्टर पढ़ा जिसमें डिविडेंड अपॉन की प्लस अर्निंग में से डिविडेंड माइनस करो आर बाय की होल डिवाइड बाय की, ये हो गया हमारा। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल में क्या होता है, D1 अपॉन के माइनस जी, D0 1 प्लस जी अपॉन के माइनस जी, खत्म। क्वेश्चन करते हैं, फिर अभी मैं आपको आगे का बताता हूँ। चलो, इन्वेस्टर होल्ड कर रहा है 5000 शेयर, तो 5000 शेयर होल्ड कर रहा है। करंट ईयर डिविडेंड, अब देखो करंट ईयर डिविडेंड मतलब D0 होता है कि D1 होता है, क्योंकि इधर दिमाग लगाना पड़ता है D0 D1। ये D0 D1 ना अपने को ये वॉल्टर मॉडल में नहीं देखना देता, पर हमें इधर देखना है। करंट डिविडेंड D0 होना चाहिए, और देखो ये D0 है, करंट मतलब अभी का ना, आज का डिविडेंड ये D0। तो चलो पहले लिख लो, पहले फॉर्मूला लिख लो, D0 1 प्लस जी अपॉन के माइनस जी। D0 क्या है 3, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भी 40 दे के रखा है। इन्वेस्टर कंसर्न है सेवरल फैक्टर से जो लाइकली टू चेंज ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो जो इन्वेस्टर है ना वो कंसर्न है क्योंकि वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कुछ फैक्टर्स चेंज होंगे। तो भी जो आपको करंट ईयर में दिख रहा है, ये नेक्स्ट ईयर में देखो ये सब चेंज हो गया। तो पहले आप मुझे बताओ कि बाय होल्ड सेल करे क्या। अब देखो बाय होल्ड सेल ये सब बोला हुआ है, मतलब हमको डिसीजन लेना है। तो डिसीजन लेना है मतलब हमारे पास हमारा जो भी वो एक्सपेक्टेड P0 आएगा, जो भी हम P0 निकालेंगे, उस P0 का हम कंपेयर करेंगे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर से, वो फिर बताएंगे। अब समझो मैं जो वैल्यू निकाल के लेकर आया वो एक्सपेक्टेड है, मेरी एक्सपेक्टेशन कम है, मार्केट की वैल्यू ज़्यादा है, तो मैं बेच दूंगा। पर मेरी वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट में उसको कोई पूछता नहीं है। जैसे अनुराग कश्यप, नवाजुद्दीन सिद्दीकी में उसकी वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट में जैसे कभी कोई नहीं पूछता, तो अनुराग कश्यप ने उसको बाय कर लिया था, ले लिया था और गैंग्स ऑफ वासेपुर बना ली थी। दूसरा जैसे मान लो चलो शाहरुख खान, मुझे पसंद नहीं पर मार्केट में बहुत हाय तोबा मची रहती, तो मेरे पास अगर शाहरुख खान नाम की सिक्योरिटी है मैं बेच दूंगा क्योंकि मेरे को नहीं पसंद वो। समझे कंसर्न, समझे क्या बोलने का है, ठीक है। भले रट रहे कुछ भी कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है फेयर प्राइस, ये मेरी प्राइस है। तो चलो पहले हम P0 निकालेंगे, उसके लिए D1 अपॉन के प्लस जी करना पड़ेगा, के माइनस जी करना पड़ेगा। अब डिविडेंड पेड, राइट, डिविडेंड पेड। अब डेटा अगर 2 दे के रखे हैं तो कायदे से हम एक बार 2 कैलकुलेट करेंगे, 2 P0 आएंगे अगले साल के डेटा के से इस साल के डेटा से। अब जैसे कि अभी का डेटा होगा तो D0 होगा, आगे का डेटा होगा तो डिविडेंड एक्सपेक्टेड होगा। चलो के निकालो CAPM मॉडल से, राइट। ये क्या होगा RF प्लस 5 इंटू 1.3, राइट, ये हो गया 18.5। तो 3 डिवाइड बाय, अब ये डेसिमल में होना चाहिए, मैंने आपको बोला था डेसिमल में, 0.185 माइनस जी कितना है 0.09, राइट, ये हो गया 31.57। पर ये हो जाएगा गलत क्योंकि ये D0 है, 1 प्लस जी भी तो लो आप। ये हो गया हमारा 34.42, ये निकाल लिया हमने। अब आती है नेक्स्ट ईयर का डेटा से बना लो। अब नेक्स्ट ईयर का डेटा है तो फिर ग्रोथ मत लेना कायदे से, ओके। पर इन्होंने नेक्स्ट ईयर को वैसे कंसिडर नहीं किया, उन्होंने ये बोला कि हमारे फिगर रिवाइज्ड हुए हैं। तो आप ऐसा करो, नेक्स्ट ईयर समझते हुए आप ऐसा नहीं कि आपने ग्रोथ ही नहीं लिया, आप रिवाइज्ड फिगर्स मान के कर लो कि देखो ये रिवाइज्ड फिगर्स है, तो ये रिवाइज्ड फिगर्स है, इसको भी अपन इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने नोट्स में। 2.5 है, इधर 7 है, ले लो 2.5 1.07 डिवाइड बाई के ई निकालो, और जी 0.07 है। चलो के ई निकालो फिर आप। चलो पहले तो मार्केट 4 इंटू 1.4 प्लस 10, ये 15.6, तो 0.156 माइनस 0.07, इसको करो 2.5 इंटू 1.07, ये हो गया हमारा 31.10, ये आ गया। चलो यार 34.42 था, 31.10 है। अब मार्केट प्राइस तो वैसे भी हायर ही है, तो दोनों केस में आप क्या बोलोगे कि बेचो, मुझे नहीं चाहिए, सेल करो शेयर। तो इन्वेस्टर शुड सेल दिस शेयर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट ईयर है, तो इधर लिख लेते हैं कि भैया नेक्स्ट ईयर समझ के, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ मत लेना, ये अगले साल का है, इसको रिवाइज्ड फिगर्स मान के करो, मतलब इसको जी लेना है, हम ऐसा लिख लेते हैं। चलो ओके, 1 सेकेंड। हाँ, अगला क्वेश्चन फिनेंशियल डेटा प्लेटिनम का, ओके ये करा हुआ है तो हम ये नहीं टच करते, ये 2i हो गया। ये वाला क्वेश्चन, ये लग रहा है नहीं करा हमने, ओके। चलो सी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर, असेट्स, टर्नओवर रेशियो,
टैक्स रेट, ऑपरेटिंग मार्जिन, पे आउट रेशियो, करंट मार्केट प्राइस, रिक्वायर्ड रेट ऑफ इन्वेस्टर। पहले तो इन्होंने बोला इनकम स्टेटमेंट बनाओ। अब यार इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको स्टार्टिंग पता होनी चाहिए। क्या सेल से चालू करें क्या? अब असेट टर्नओवर रेशियो दे के रखा है तो क्या सेल से भी तो कर सकते हैं ना चालू, और ऑपरेटिंग मार्जिन भी दे के रखा है। तो अभी तो हम असेट अपॉन सेल्स करते हैं और 2 करते हैं इसको, नहीं असेट टर्नओवर है ना, तो सेल्स ऊपर आता है। हमारी असेट कितनी 1200, तो सेल्स 2400। ये इनकम स्टेटमेंट है, इसके हिसाब से हमको बनाना है। चलो करते हैं। तो ठीक है, सेल्स हो गया हमारा 2400। वेरिएबल कॉस्ट, अब ऑपरेटिंग मार्जिन है तो अगर मैं इसको ग्रॉस प्रॉफिट समझूँ तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाना चाहिए 90%, जो है 2400 का 90% कर लो, यही है 2160 करो तो ये आ जाएगा 10% ऑपरेटिंग मार्जिन। अब जो इनकम स्टेटमेंट जाता है वो ये यहाँ तक थोड़ी ना रहता, राइट। अभी ऑपरेटिंग मार्जिन है, इसको ग्रॉस प्रॉफिट, आप ट्रेडिंग P&L के हिसाब से मत सोचो, इनकम स्टेटमेंट है, इधर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं रहता, इधर EBIT टाइप से रहता है। अभी ग्रॉस प्रॉफिट और EBIT में अंतर है ना। EBIT का मतलब ये होता है कि सब कुछ मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दी पर इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं किया, बस। तो ग्रॉस प्रॉफिट में तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो इनकम स्टेटमेंट में EBIT आता है, मैं आपको पहले ही बोल दूँ, इधर GP मत ले लेना। चलो ठीक है, ये EBIT आया हमारा। EBIT कितना आया 240, उसमें इंटरेस्ट माइनस करो तो EBT आ जाएगा, फिर टैक्स माइनस करो तो पैट आ जाएगा, उसको फिर EPS तक पहुंचा दो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करके। तो अब इंटरेस्ट कितना माइनस होगा 35, तो टैक्स आ जाएगा 205 हो जाएगा पैट। अब 205 का हमने 30% किया तो वो 61.5 आया, तो ये हमारा हो गया एक तरीके से 143.5, राइट। अब ये तो पैट है, पहले उसमें अब डिविडेंड बटेगा ना, तो डिविडेंड पे आउट कितना है 20%, तो 143.5 का 20% 28.7। अब ये 28.7 है और 1 लाख है, तो ठीक है आप उस हिसाब से निकाल लेना। पर इधर लिखो कि ये EBIT है, इधर GP नहीं आएगा, राइट, ताकि आपको याद रहे। तो ये हमने इनकम स्टेटमेंट बना दिया। अब डिटरमाइन सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। अब सस्टेनेबल ग्रोथ रेट क्या होता है? अब इनकम स्टेटमेंट के साथ साथ अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट होता क्या है? या तो उसको G मान लो, राइट। अगर पे आउट रेशियो थे 20 तो रिटेंशन रेशियो 80, तो G इज इक्वल टू BR 0.80 इंटू, अब R क्या है हमारा, G इज इक्वल टू BR, और R अपना K ही नहीं, यार अपना वो रिक्वायर्ड रेट, पर रिक्वायर्ड रेट तो K ही हो जाएगा, तो ये नहीं कर सकते, हमको तो R निकालना है। और R क्या होता है, राइट, R क्या होता है? अब आया इधर एंट्री, R मतलब होता है ROE, और इसके लिए फिर हमें एक पॉइंट और समझना पड़ेगा। अब आ गया आपका ROE। अब रिटर्न अपॉन इक्विटी, अब मैं ये बोल दूँगा कि रिटर्न के लिए तो पैट है, राइट, और इक्विटी के लिए शेयर होल्डर है, फंड है। और शेयर होल्डर फंड में अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर दूँगा, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये मैं बोल सकता हूँ। दिमाग में सबसे पहले तो यही आएगा रिटर्न ऑन इक्विटी में। चलो देख लेते, यही है क्या, रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट। आपने बोला पैट, मतलब पैट मतलब वो सब प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके मार के क्या, तो इसको अपन ऐसा बोलते हैं ना, पैट की जगह इनको इसको बोल देते हैं कि चलो ठीक है पैट बोल देते हैं, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ओके। और ओके नीचे शेयर होल्डर फंड आया, राइट। तो इधर आपकी अर्निंग कितनी निकली, आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसके बाद प्रेफरेंस तो कुछ है नहीं, तो 143.5, और भाई शेयर होल्डर फंड है तो ले लो 800, तो ये 17.9375 आ रहा है, 17.9375। तो ऐसा करते समझो भाई, आपका ग्रोथ कितना है, ग्रोथ G इज इक्वल टू BR, रिटेंशन रेशियो 0.80 इंटू 17.9375, ये हो गया 14.35। अब देखो यही है क्या, देखो यही निकला। तो इधर मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कि जो दे के रखा है वो मान लिया ख़त्म हो गया, भाई इनकम स्टेटमेंट है, ROE निकाल लो और कर लो, G इज इक्वल टू BR होता है। चलो अगला 2L, चलो ठीक है 2M हमने करके रखा है। ग्रोथ रेट का डिटर्मिनेशन G इज इक्वल टू BR, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन भी हमने देख के रखे हैं। अब इधर जैसे कि अगला टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ KE इन केस फ्लोटिंग कॉस्ट गिवन। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि गॉर्डन मॉडल में क्या है। अभी आप बोलोगे D1 अपॉन KE माइनस G है, या फिर बोलो D01 प्लस G अपॉन KE माइनस G, इधर से ख़त्म नहीं होता है। जैसे वॉल्टर में P0 का अपन करंट मार्केट प्राइस एक्स डिविडेंड बोल देते हैं,
भाई फटी बोल देते हैं, फेयर रिटर्न, इक्विलिब्रियम, थ्योरेटिकल, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू बोल देते हैं, राइट, ये सब चीज़ें बोलते हैं। इधर भी यही बोलते हैं। एक बार कभी क्वेश्चन में आया था कि मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्टर शुड पे, व्हाट द मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्टर शुड पे। तो फेयर वैल्यू से ज़्यादा एक रैशनल इन्वेस्टर थोड़ी ना पे करेगा, तो इसलिए फिर P0 निकालो। फिर भाई मेथड दो तरीके होते हैं P0 निकालने। एक तरीका तो ये हो गया कि अर्निंग पर शेयर है, इसको P रेशियो से मल्टीप्लाई कर लो, ये प्राइस आ गया। और एक हमारा ये मॉडल, अब मैंने आपको बोला D0 1 + G अपॉन KE - G, राइट, ये हो गया हमारा D1 अपॉन KE - G। याद रखना कि जब फ्लोटिंग कॉस्ट हो ना तो P0 1 - फ्लोटिंग कॉस्ट लेना, नेट ऑफ फ्लोटिंग कॉस्ट। फ्लोटिंग कॉस्ट दे के रखेंगे कुछ परसेंटेज में, तो आप उसको नेट करना और फिर P0 लेना। तो D0 1 + G KE - G, D1 अपॉन KE - G हो गया। KE निकालने के तरीके हैं, कभी मिसिंग फिगर से निकाल लो, 1/P रेशियो, CAPM मॉडल है, इस तरीके से आप निकाल लो। मिसिंग फिगर इन द सेंस आपको सब दे के रखा है, KE नहीं दे के रखा है तो आपने वैसे निकाल लिया। CAPM वाला तरीका है, आपने वैसे निकाल लिया। कुछ नहीं दे के रखा है तो 1/P रेशियो वहाँ से निकाल लो। फिर एक तरीका और है भाई, आपको डिविडेंड न्यूमरेटर में डिविडेंड रखना है, तो एक तरीका और है EPS × 1 - B। B क्या होता है? रिटेंशन रेशियो। EPS, तो EPS × 1 - B। अब ये EPS 0 नहीं, EPS 1, राइट, या तो 0 होगा तो वो 1 + G करना, पर चलो अभी अपन EPS 1 बोल रहे हैं। EPS 1 ब्रैकेट में 1 - B, राइट। अब EPS इनकम स्टेटमेंट से निकाल लो, इनकम स्टेटमेंट से निकाल लो, जो अपन बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर फंड, राइट। पर ठीक है, वो हमारा आ जाता है ROE। ROE को ही बुक वैल्यू पर शेयर से मल्टीप्लाई करना है। बुक वैल्यू पर शेयर आता है तो इधर में अगर हम शेयर होल्डर फंड भी बोले तो भी चलेगा, इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस। तो ROE हो गया, हमने ROE समझा बाकायदा। रिटर्न ऑन इक्विटी है, हमने ROE समझा। इसको बुक वैल्यू पर शेयर, अब ये मैं बोल रहा हूँ बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है। तो पर शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। अगर आप शेयर होल्डर फंड से मल्टीप्लाई करोगे तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा। तो ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दो, ये भी सही है। ओके, तो हमने ये कर लिया, ये समझ लिया, ठीक है। तो ठीक है, इस तरीके से EPS निकला। अब मैंने आपको क्या बोला कि इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस इनटू ROE। कभी कभी एक कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी देख के रखा था कि नेटवर्थ इनटू ROE। वो तो आपको सिचुएशन पे देख के समझना पड़ेगा कि जहाँ पे अब ये दोनों चीज़ें निकल रही है डायरेक्ट, तो इसको ROE से मल्टीप्लाई कर दो, इक्विटी शेयर होल्डर फंड को ROE डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। रही बात है तो नेटवर्थ इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। चलो ठीक है, तो EPS 1 - B है, B तो अपना G = BR होता है, तो आप वो भी कर लोगे। अब इधर आप KE - G करो डिनोमिनेटर में। अभी अपन ने न्यूमरेटर की बहुत बात कर ली, अब डिनोमिनेटर में KE - G, इसका मतलब ये है आप परपेचुइटी सोच रहे हो, पर कभी लिमिटेड पीरियड के लिए बात हो तो सपोज करो 1 साल बाद ही, 1 साल का ही पीरियड है, तो आप ऐसे केस में D1 अपॉन P1 अपॉन 1 + KE, D1 + P1 अपॉन 1 + KE, 1 साल बाद जो भी मिल रहा है उसको डिस्काउंट कर लो। बाकी KE और R ये अंतर होता है, ये आपने देख लिया। अब CAPM मॉडल में हम RF भी लेते हैं, पर RF एडजस्ट होता है प्रीमियम से। RM - RF जो हम करते हैं रिस्क फ्री, ये एडजस्ट होता है प्रीमियम से। एक क्वेश्चन में आएगा जब प्रीमियम आपको देके रखेंगे, इन्फ्लेशन प्रीमियम देके रखेंगे, आपको RF में ऐड करना पड़ेगा। CAGR होता है, CAGR ये होता है कि सपोज करो भाई 4 साल बाद डिविडेंड है D4, आप अभी D0 पे हो, तो D4 = D0, 1 + G की पावर 4 हो गया D4, 1 2 3 4, तो D0 1 + G की पावर 4 ये हो गया D4। G = BR ये भी है, D1 है, D0 है, ये भी आप कर लोगे। ये आपने ये जो ग्रोथ रेट है ना, ये इस तरीके से भी निकलती है, राइट, कि D0 1 + G की पावर है वो D4 हो जाएगा। खैर, क्वेश्चन एक बार ऐसा भी आया था, ग्रोथ के रिस्पेक्ट में आया था कि 18% ग्रोथ डिक्लाइन टू 14% लीनियरली, तो 18 का 17 हुआ, 16 हुआ, 15 हुआ, 14 हुआ, इस तरीके से हुआ। अभी R और KE अलग अलग होता है, कभी कभी कुछ दे के ही नहीं रखे, तो ऐसे केस में R को KE के इक्वल में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब एजम्पशंस है, ये जब सिचुएशन की स्पेसिफिक बात होगी, राइट। जैसे मैं अब डिफ़ॉल्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे कि जब कुछ नहीं दे के रखे, डायरेक्ट दे के रखे डिविडेंड, तो क्या मानेंगे D1। करंट तो इसमें बोला है D0 मत मान लेना, 1 सेकेंड,
ओके, जब कुछ ना हो, जब कुछ ना दे के रखे, आप D1 मानोगे। करंट डिविडेंड डेट इज D0 नहीं मानना। बाकी D1 D0 कब होता है, जैसे पेज है जहाँ पे आपको फ्यूचर का दिख रहा है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड, कंपनी इज टू पे, कंपनी इज टू पे, कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग टू पे, आर बीइंग पेड, कुछ ऐसा ही पॉइंट है जहाँ पे पेड लिखा हुआ हो तो भी हमको D1 मानना पड़ रहा है, आर बीइंग पेड। इनकम स्टेटमेंट में जो डिविडेंड है वो D0 है, करंट डिविडेंड है वो D0 है, इनकम स्टेटमेंट से करंट डिविडेंड। पर अगर डिविडेंड ऐसा दे के रखे तो हम D1 मानेंगे। अभी इतना ही काफ़ी है समझने के लिए, और भी मैं आपको बता दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ये तो सब ठीक है, कर लेंगे अपन। मल्टी पीरियड डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ये भी कर लेंगे, इसमें भी अच्छे क्वेश्चन है। पर अभी इधर हम जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं, जो हमने पहले नहीं करे थे वो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन की जो है अमाउंट ऑफ क्वेश्चन वो कम हो सकते हैं, पर ठीक है, हम अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं। देन अभी रैंडम जब हम एक रिवीजन करेंगे तब हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे ही। क्वेश्चन नंबर 7, IRR टेक्निक, नेगेटिव ग्रोथ, ये सब कुछ क्वेश्चन है। चलो ये देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पीयूष प्रेजेंटली पे अ डिविडेंड D0 1, शेयर प्राइस है तो 20 है। अगर कंपैरिजन का होगा तो हम P0 निकाल के इससे ही कंपेयर करेंगे। खैर, इफ़ डिविडेंड वर एक्सपेक्टेड टू ग्रो, G आ गया 12, व्हाट इज़ द फर्म एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। तो P0 आप जो के निकालना है वो मिसिंग फिगर से निकाल लो, मतलब P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G। P0 है 20, D1 है अपना प्रेजेंटली पे है ना 1, P1 प्लस 0.12, ये ग्रोथ है, KE माइनस 0.12 करो तो KE आपका 17.6 आना चाहिए मिसिंग फिगर से। तो KE आपका 17.6 आया। अब देखो तो आपका डेटा क्या क्या हो गया, D0 1 है, ग्रोथ है 12, चलो P0 20 है, KE हमारा 17.6 है, ये सब आ गया। इंस्टेड ऑफ दिस सिचुएशन इन पार्ट वन, सपोज कि डिविडेंड जो है ग्रो करता 20%, तो 1.20 हो जाता, और ग्रो करता 20% फॉर 5 ईयर्स, तो 1 2 3 4 5, ठीक है 5 ईयर्स, एंड 10% देयर आफ्टर, लो छठे साल से 10%, तो 5 साल तक, ठीक है 5%, 6 ईयर से 10%। नाउ व्हाट्स द फॉर्म एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी करो। अगर ग्रोथ 20% है, पहली बात तो जब ग्रोथ 20% हो जाती है तो KE ही पूरा चेंज हो जाएगा। KE क्या है भाई, D0 हमारा क्या है, D0 है हमारा 1, ग्रोथ क्या है 20, तो D0 1 प्लस KE 1.20, तो ये हो गया अपना 1.20, KE माइनस D। तो पहले 5 साल जो डिविडेंड है, राइट, वो तो बढ़िया डिस्काउंट होगा, राइट। अब 6 ईयर का डिविडेंड को पहले आप 5th ईयर पे लेकर आओगे, वो परपेचुइटी का फॉर्मूला लगा के, उसका KE अलग होगा अपना, फिर वो 5th ईयर से आप लेकर आओगे उसको 1st ईयर पे, तो 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल हो गया। अब समझो आपका इधर जो है पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 20% है, तो करो 5 साल तक आप ग्रोथ निकालो, 5 साल तक आप डिविडेंड निकालो। अभी डिविडेंड है 1, तो 1.20 हो गया, तो करते रहो 5 साल का निकालो, फिर हो गया 1.44, फिर है 1.728 तीसरा, फिर 2.0736 चौथा, 2.488832 पाँचवा। अब इन्होंने इसको डेसिमल में 2 फिगर लिया है, तो ठीक है अभी अपन 2 फिगर कर देते हैं कि 1.20 1.44, एक है 1.73, फिर 2.07 हो जाएगा, राइट, फिर 2.49 हो जाएगा, राइट, और 6th ईयर का 2.49 प्लस 10%, ये हो गया 2.74, ये है 2.74 6th ईयर का। पहले 5 साल का KE क्या रहेगा हमारा, अब ये तो हमको नहीं पता पहले 5 साल का KE क्या रहेगा। KE तो देख ही नहीं रखा, क्योंकि KE निकालने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला होता है मिसिंग फिगर, इधर तो हम करने से रहे, दूसरा CAPM मॉडल, दिख नहीं रहा है लक्षण, और एक 1/P रेशियो, उसके भी लक्षण नहीं दिख रहे, तो एक वही तरीका IRR से करो, राइट। अब देखो जब कुछ समझ में नहीं आए तो KE एज्यूम कर लो पहले 15%,
ग्रोथ आपकी पहले 5 साल तो है 20%, राइट, अगले फिर उसके बाद है 10%, तो के हम पहले मान लेते 15%। अब जब के हमारा 15% है तो सबसे पहले हम D6 से निकालेंगे P5। D6 से हम P5 निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा? D6 2.74 डिवाइड बाई के तो 15 है, 0.15 माइनस 0.10 जो हमारा G है, ये आ गया हमारा P4 54.8। बाकी के हमने 15% लिया है, तो P1 P2 P3 P4 इसको भी हम निकालो अभी। P1 P2 नहीं, D1 D2 D3 D4 D5 इसको डिस्काउंट करो और फिर P5 को भी डिस्काउंट करो, और ये सब के 1.15 से। अब देखो जैसे कि इन्होंने लिया 18% और 19%, तभी हमने 15% से करा, हमारा वैल्यू नहीं आया। अब हम एक बार 18% से कर लेते हैं। एक 18% से करने के बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक क्या मैं आपको बता दूंगा कि अब आगे कैसे बढ़ना है आगे। चलो, जब हमारा के 18% है तो हमारा जो 2.74 है, राइट, तो जब आप 18% से करोगे ना ये सब, तो आपकी वैल्यू आएगी 20.23। चलो, आपको जाना किस पे है? आपको जाना है 20 पे, राइट, तो फिर आप 19% से करो। 19% से आया 17.89 सी। तो भाई 18% से 20.23, 17% से 19% पे 17.89, राइट। अब देखो चेंज हुआ है, बढ़ा कितना? 1% से, पर घटा कितना? 1% से बढ़ा और 2.34 से घटा, राइट। तो हम ऐसा कितने परसेंट से बढ़ा है कि सिर्फ 0.23 ही घटे, क्योंकि हमको तो सिर्फ 20 पे ही लेकर आना है इसको। तो यूनिटरी मेथड लगा लो, तो 18.098 आ जाएगा, मतलब 18.10, ठीक है। तो वो यूनिटरी मेथड से आप कर लेना इंस्टेड ऑफ वो LR वाला फॉर्मूला लगाने के। क्वेश्चन में पूछ वैसे भी यही रहता ना, व्हाट इज़ द फर्म, ठीक है ना, व्हाट्स द फर्म एक्सपेक्टेड और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो यही है हमारा कि यही हमारा के ही है। यहाँ हम बोले यही हमारा IRR है, जिस पे जो है P0 के इक्वल हो गया। तो ठीक है, आपने निकाल लिया पूरा और हो गया हमारा। अब कायदे से IRR हमारा एक्चुअल रिटर्न ऑफ इक्विटी होता है। अब ये बोल रहे हैं फॉर्म एक्सपेक्टेड और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इस तरीके से बोल रही हैं। तो ठीक है, आपको इधर मान लो ना, एज्यूम कर लो कि ये पूछ ही रहा है, सब्सटेंस पे जाओ क्या पूछना चाह रहा है वो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8, P Limited industry has been growing 15% per year and this trend is expected to continue for 5 more years। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, जी तो हमको चलो पता चल गया। Therefore it is likely to grow thereafter, ये likely है कि 1 2 3 4 5 का जब छठा साल आएगा 8%, राइट। इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड रिटर्न इधर के ही मान लेते हैं 12% है। डिविडेंड पेड पर शेयर लास्ट ईयर, राइट, करस्पॉन्डिंग टू पीरियड, ये 5 है, तो D0 5 है। तो चलो D0 5 है, तो पहले हम क्या करते हैं, D1 D2 D3 D4 D5 D6 तक चले जाते हैं, क्योंकि बोला है देयर आफ्टर, मतलब कि परपेचुइटी तो है, ठीक है। तो पहले आप निकालो सारा D1 D2 D3 ये सब निकालो। पहले देखो ग्रोथ 15% है और फिर 8% है, राइट। D0 कितना है? D0 है 5, तो 5 में 15% 5.75, फिर 15% 6.61, फिर 15% 7.60, फिर 15% 8.74, फिर 15% 10.05। कर लो ऐसे पहले 5 साल तक, फिर क्या करोगे, प्लस 8% आएगा आपका 10.85, राइट। तो जो भी है आप निकाल लेना, 1 सेकेंड प्लस 8% करोगे ना, तो 10.05 है। D0 1 + G 1.08 और K - G कर दो। अब K तो नहीं पता ना इधर हमको, चलो देखो K क्या है, ओके हमको K नहीं पता, राइट, तो K - G करना पड़ेगा। G क्या है? G आपका है पर्टिकुलर 8%, तो K - 0.08, ये हो गया। तो ठीक है, इधर हम ये समझ रहे हैं, अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या, तो हम तो ये समझ रहे हैं कि IRR ही निकालना है, पर एक बार देख लेते हैं आगे क्या है। एट व्हाट प्राइस इन्वेस्टर एट पीरियड T0 बी रेडी टू बाय शेयर, किस प्राइस पे रेडी टू बाय शेयर, ठीक है, ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ पीरियड T0 नाउ साइमल्टेनियसली प्राइस ही इज़ गोइंग टू पे T1 T2 T3 T4। आप P0 निकाल लिया अगर आपने, तो P1 P2 P3 P4 P5 ये क्या होगा,
और इधर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 दे के रखा है ये के 12%, तो इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड रिटर्न दे के रखा है ना, इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड रिटर्न दे के रखा है ना। तो सबसे पहले आप क्या निकाल रहे हो, T1, T2, T3, T4, T5 और P0 तो हमको निकालना ही है। तो पहले D1, D2, D3, D4, D5 5 साल के डिविडेंड P0 पे लेकर आओ, फिर जो D6 है उसको पहले P5 पे लेकर आओ, और फिर जो आप उसको बाकायदा P0 पे लेकर आओ। तो यह है आपका 271.35। तो पहले D1 से D5 तक का आप डिस्काउंट करो, फिर 271.35 को 5 साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिस्काउंट करो, और ये सब आपको डेटा दे के रखा है। तो इस तरीके से आपका P0 आ जाएगा, मतलब P0 सबसे पहले आ जाएगा, राइट। अब क्या करना है, ये P0 आ गया, फिर P1, P2, P3, P4, P5 हमको यही तो करना है। तो साइमल्टेनियसली प्राइस क्या होगा, राइट, P1, P2, P3, P4, P5, ये साइमल्टेनियसली प्राइस क्या होगा। तो P0 कितना है, P0 181.04। अब 181.04 है, इसको ग्रोथ से मल्टीप्लाई कर ले इंटू 1.15 कर ले, ये 208 पॉइंट ये सब आ जाएगा। पर समझो D01 प्लस G D1 हो जाता है, पर P01 प्लस G P1 नहीं हो रहा, ये समझना पड़ेगा। कैसे कहते हैं, जब हमको P0 पता है तो ठीक है, अब P1 निकालना है। तो ऐसा करो ना, हमको P0 पता है, हमको P5, राइट, P5 पता होगा क्योंकि हमने D6 जो परपेचुइटी थी ना, तो D6 अपॉन K माइनस G करा, P5 आया। तो हमको P5 पता है 271.35। हमारा P4 क्या होगा, D5 प्लस P5 अपॉन 1 प्लस K, राइट। तो आ गया P4 251.25, ये P4 आ गया। अब P3 निकालो, P3 क्या होगा, D4 P4 डिवाइड बाई 1 प्लस K, तो ये आया आपका 232.13। अब P2 निकालना है, P3 प्लस D3, तो ये आया आपका 214.04। अब P1 करना है, तो P2 प्लस D2 जा गया 197.01। समझे, ऐसे निकालना रहता है। तो इससे पर्टिकुलर एक नोटिंग करते हैं हम, जिससे हमको समझ में आ जाए कि भैया जब P1 निकालना हो ना तो P01 प्लस G मत करना। देख अपने P5 निकाला सी, तो समझ रहे हो ना कि P1, P2, P3, P4 ये हम रिवर्स कैलकुलेशन से करेंगे, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो P1, P2, P3, P4, P5 नहीं करते हुए P5 निकाल लिया, आप P0 भी निकाल लो, अपनी इच्छा पूरी कर लो, फिर P4, P3, P2, P1 इस तरीके से चलो। तो अभी अपना अगला क्वेश्चन है नेगेटिव ग्रोथ के रिस्पेक्ट में। चलो, अब नेगेटिव ग्रोथ क्या कंसेप्ट है यार, अभी अपन पढ़ रहे K माइनस जी, ग्रोथ तो पॉजिटिव ही देख रहे हैं, नेगेटिव तो कहीं हमने देखा नहीं। तो अपन जो D01 प्लस G डिवाइड बाई K माइनस जी करते, तब G आपका अगर नेगेटिव हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, राइट। और D01 प्लस G है तो G नेगेटिव होगा तो 1 माइनस G हो जाएगा ना, राइट। इस तरीके से होता है, राइट। अब देखो G हमको पता है, G क्या होता है कि G इज इक्वल टू BR पता है, बाकी सब अपन कर लेंगे। अब तो डायरेक्ट अपना क्वेश्चन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, देखो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन करंट डिविडेंड क्या मानोगे, D0, इनकम स्टेटमेंट का डिविडेंड D0, कुछ नहीं बोल के रखे D1, तो ये D0 आ गया। देखो इधर D0 देख रखा है, K ग्रोथ देख रखा है, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है यार। अभी तो D1 अपॉन K माइनस G करो, ओके। तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई हमारी 30। अब इज दिस स्टॉक ओवर वैल्यूड, अब मेरे हिसाब से तो वैल्यू है इसकी 30, अब मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है, देखो यार, तो इधर तो ओवर वैल्यूड था, तो इधर हम सेल कर दो, तो हाँ स्टॉक तो ओवर वैल्यूड है। अब इज दिस स्टॉक ओवर वैल्यूड इफ स्टॉक प्राइस 35, ठीक है, एंड ROE 9% एंड EPS 2.25। अब 1 सेकेंड, आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाला, अब वो बोल रहे हैं क्या ये स्टॉक ओवर वैल्यू है, इफ़ मतलब कि आपको ऊपर के क्राइटेरिया के बेसिस पे नहीं निकालना है ओवर वैल्यू है कि नहीं, आपको ये नीचे वाले जो फिगर्स है ना इनको यूज़ करना है। मतलब अब देखो ROE है, EPS है, तो ROE कितना हो गया अपना, मतलब R हो गया ये, EPS है 2.25। P0 कैसे निकलता है, P0 निकलता है D1 अपॉन K माइनस G। इधर तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, तो अपन ना एक और फॉर्मूला था EPS 1 माइनस B डिवाइड बाई K माइनस G। अब EPS तो हमको देख रखा है 2.25, B निकालना है 1 माइनस B, राइट। पर इधर डिस्काउंट का रेशियो, डिस्काउंट का पे आउट, डिस्काउंट रेशियो एंड रिटेंशन रेशियो कुछ ऐसा नहीं देख रखा है, तो EPS 1 माइनस B भी नहीं हो सकता, राइट, ये भी नहीं हो पाएगा। तो EPS 1 प्लस G, देखो सी, तो EPS है
और 1 प्लस जी है, जी हमको दिख रहा है 2% अपॉन के ई माइनस जी। अब पॉइंट ये है कि ई पी एस 1 प्लस जी अपॉन के ई माइनस जी, के ई क्या है 10.5 राइट, जी क्या है 2%। पर ऐसे केस में आप ये नहीं कर पाओगे ई पी एस 1 प्लस जी के ई माइनस जी। ई पी एस तो आपको पता है 1 प्लस जी, जी आपका 2% है, तो देखो करो के ई माइनस जी अगर आप ये करोगे डिवाइड बाई 8.5% करोगे तो ये 27 आ जाएगा। अगर आपने ये करा तो फिर आपने इसको यूटिलाइज़ कैसे किया, आप तो इसको यूटिलाइज़ ही नहीं कर पाए। तो इसलिए 2.25 राइट, 1 प्लस जी 1.02, के ई माइनस जी पता है क्या करना है, के ई आपको ये आर ओ ई को लेना है। तो इसलिए एक एक्सेप्शन था जो मैं आपको बोल रहा था कि यार हाँ, कि किसी किसी सिचुएशन में आपको आर को ही आर ओ ई को ही के ई बनाना पड़ा, समटाइम एजम्पशन राइट। कि 9 - 7 डिवाइड बाय आप 7% करो जाएगा 32.79%, और इधर ये 35 है तो ओवर वैल्यूड नहीं है। ओके इधर 32.78 है, इधर 35 है तो ओवर वैल्यूड है। चलो एक अगला क्वेश्चन है सी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट डिविडेंड, डिस्काउंट रेट, ग्रोथ रेट, ये सब देख रखा है। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है स्टॉक का। तो कैसे निकालोगे, P0 इज टू D1 अपॉन के माइनस जी। ये करंट डिविडेंड तो D0 है तो D1 निकालो, और के माइनस जी मतलब डिवाइड बाय 8%, तो ये आया 63.75। तो ठीक है, हमने वैल्यू निकाल ली। अब बोल रहे हैं कि चलो प्रेजेंट वैल्यू निकाली, इज़ द स्टॉक ओवर वैल्यू, क्या स्टॉक ओवर वैल्यू है अगर प्राइस 40 है। चलो ठीक है, प्राइस 40 है, आपका EPS है 3, आपका R है 8। तो देखो ये वही वैसे क्वेश्चन। अब इधर तो बोल दिया कि आप कैलकुलेशन P मल्टीपल अप्रोच एंड अर्निंग मॉडल से बताओ। आपको पता होगा कि P0 तो EPS इंटू P मल्टीपल से भी निकल सकता है, जो मैंने आपको नोट्स के रिविजन करते समय बताया भी था राइट, कि P मल्टीपल अप्रोच एंड अर्निंग डिविडेंड अर्निंग ग्रोथ मॉडल। अगर मैं अर्निंग ग्रोथ मॉडल यूज़ करूँ तो क्या है ये 3 1 पॉइंट, अब जी कितना है, जी लो पुराना वाला 1.02, इधर आर ओ ई है, इसको ही के ई मानो, के ई माइनस जी वही 0.02। तो अर्निंग मॉडल से आ रहा है हमारा आंसर 51 राइट। अब दूसरा तरीका ये होता है कि ये चलो अर्निंग ग्रोथ मॉडल है, एक है P मल्टीपल अप्रोच, P से 1 सेकेंड, P मल्टीपल अप्रोच क्या होता है, EPS इंटू P रेशियो राइट। अगर EPS इंटू P रेशियो करना है तो EPS आपको देख रखा है 3, प्राइस अपॉन अर्निंग होता है राइट, प्राइस अपॉन अर्निंग। अगर इसको ही के ई मानना है तो के ई इजकल टू क्या होता है 1/P, तो 1/K इजकल टू P हो जाएगा। तो 3 इंटू 1/K, 3 डिवाइड बाई 8% कर लो 37.5। अब आ रहा है कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम प्राइस पर शेयर। सी हमने इसके बाद जो है डिविडेंड यूजिंग H मॉडल, वो तो हमको करना नहीं है। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो एंड इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो एक बार ये देख लेते हैं। वो ये बाकायदा हमने लिखा भी है, देखो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो है तो ऑब्वियस सी बात है कि डिविडेंड कवरेज रेशियो नीचे तो प्रेफरेंस डिविडेंड या इक्विटी डिविडेंड आएगा। और हाँ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो जिसका भी कवरेज रेशियो, जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो नीचे इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो नीचे प्रेफरेंस डिविडेंड, और मतलब DP आएगा और आएगा इक्विटी। ठीक है, तो डिविडेंड जो इक्विटी को दे रहे हैं। अब इंटरेस्ट है राइट, तो इंटरेस्ट के पहले वाला EBIT ये लेंगे, नो पैट मत लेना, EBIT आएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड है तो प्रेफरेंस के जस्ट पहले वाला पैट, 1 सेकेंड, पैट इक्विटी है तो इक्विटी के जस्ट पहले वाला अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो EBIT डिवाइड बाई इंटरेस्ट, पैट डिवाइड बाई प्रेफरेंस डिविडेंड, जस्ट पहले वाला जस्ट EAS डिवाइड बाई प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड। अब कैलकुलेट करना है मैक्सिमम प्राइस पर शेयर, कैलकुलेशन मैक्सिमम प्राइस ऑफ शेयर। मिस्टर ए इज थिंकिंग ऑफ बाइंग शेयर, मिस्टर ए सोच रहे हैं कि वो शेयर बाय करे एट 500, ओके मतलब दे के रखा है प्राइस, एंड ईच हैविंग फेस वैल्यू 100 है। अब वो बोनस भी एक्सेप्ट करा है 1:5 का ड्यूरिंग द 4th ईयर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं 4th ईयर में 1:5, और 1 सेकेंड एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड 20। ओके बढ़िया काम हो गया ये। 1 2 3 4 समझ रहा हूँ, पहले साल 20 डिविडेंड, दूसरे साल 20, तीसरे साल 20, अब 4th ईयर में उसको डिविडेंड मिल रहा है। 4th ईयर में अगर डिविडेंड मिल रहा है तो अगर उसके पास एक शेयर है तो अब वो एक शेयर हो जाएगा 1.2, और अगर 1.2 शेयर है तो उसको 20 इसको 20 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 24, 4th में 24, 5th में 24, कितने साल है ये
क्योंकि सेम रेट एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन, ही इंटेंड टू सेल द शेयर एट द एंड ऑफ 7 ईयर। ओके, तो 5th में भी, 6th में भी 24, 7th में भी 24। अब वो 24 उस समय तो बेच भी देगा, तो 7th ईयर में डिविडेंड भी आया। तो देखो, ही इंटेंड टू सेल द शेयर एट द एंड ऑफ 7th ईयर, तो 7 साल तक 24, ठीक है, मिलेगा। और सेल कितने पे कर रहा है? एट एन एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ 900 ईच, 900 पे बेचेगा, तो 900 पे 1.2 शेयर बिकेंगे, तो एक तरीके से 1080 हो गया। वो भाई को डिविडेंड भी मिला और 1080 भी मिला। चलो, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस फॉर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर। ओके, तो जो परचेज़ किया था तब भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस थे, सेल पे भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, वो 5% ऑफ मार्केट प्राइस है। तो 1080 में से मैं 5% माइनस कर देता हूँ, राइट, क्योंकि मार्केट प्राइस है तो उस हिसाब से माइनस कर दिया। और वो एक्सपेक्ट कर रहा है मिनिमम रिटर्न 12% हो। शुड मिस्टर ए बाय द शेयर, क्या उसको शेयर बाय करना चाहिए? तो पहले देखो कि ए को शेयर बाय करना चाहिए क्या। पहले तो हम जैसे हम P0 निकालते हैं ना, इधर भी आप जो है पहले P0 निकालो। आपको दे के रखा है 500, इधर देखो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है। बाकायदा जो 7 साल का डिविडेंड है आपको उसको डिस्काउंट करना है, सब दे के रखा है आपको। लास्ट ईयर में ये ध्यान रखना है कि आपको प्रोसीड्स भी मिल रहे हैं और वो 5% माइनस भी करना है, तो 1026 आएगा। वो जो प्रोसीड्स है ना वो 1080 में से माइनस करना 5%, वो 1026 आएगा। और बस आप डिस्काउंटिंग कर देना, राइट। तो ये आपको मिल रहा है, राइट, आपको इतना मिला 563.68, जो आप करोगे ना तो आपको मिलेगा 563.68। और कितने गए आपके? 500, राइट। तो आपके गए 500, और इधर आपने गड़बड़ कर दी भाई। आपके 500 गए तो आपके इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी तो लगे थे 5%, बाइंग पे भी तो लगे थे, तो आपके गए 525। तो भाई 500 का था, 25 पे ऊपर से लगे, 525 का शेयर था। आगे कुछ डिविडेंड के रूप में मुझे मिलेगा, कैपिटल गेन के रूप में मुझे मिलेगा, जो भी प्रोसीड रहेगी मैंने उसको प्रेजेंट वैल्यू करा, वो 563.68 आ रहा है। मेरे को जो भी है वो बेनिफिट है। और सिंपल सी बात है ना, अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मिनिमम रिटर्न 12% का, तो मैंने 12% से ही डिस्काउंट किया, उसके बाद मेरे को गेन आ रहा है 38.68 का। चलो, तो उसको बेनिफिट हो रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि व्हाट मैक्सिमम प्राइस ही शुड पे, जो अपन ने पढ़ा था इधर, देखो ये आया था ना, व्हाट अमाउंट इन्वेस्टर शुड पे। तो आप क्या बोलोगे? क्या नहीं यार, ये 563.68 में पे करने को तैयार हूँ, जब मुझे मिल रहा है 563.68 पूरा डिस्काउंट करने के बाद, डिविडेंड मिल रहा है मेरे को, बाद में मेरे को प्रोसीड्स मिल रहे हैं, वो 563.68 है, तो मैं 563.68 देने को तैयार हूँ। पर ये जो 563.68 है ना, ये सब 5% का वो इंसिडेंटल चार्ज भी है, तो 563.68 जो है डिवाइड बाय 105% करूँगा, ये आ गया। तो अगर आप जो है ये 536.83 आएगा। और अगर आपके पास सॉल्यूशन है, आपका सॉल्यूशन बुक है, आप उसको डाउनलोड करो, आपको दिखेगा कि इस तरीके से किया है कि पहले 7 साल की टेबल, 7 साल पूरा लिखो आप, 3 साल तक आपको 20-20 मिलेगा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां आपको 24 मिलेगा, 7वें साल आपको प्रोसीड्स मिलेगा, तो उसमें आपको इंसिडेंटल एक्सपेंसेस 1080 में से 5% ये सब माइनस कर दो। फिर आपने प्रोसीड्स को प्रेजेंट वैल्यू करा, 563.68 आया, पर आपने 12% से किया, आपके खुद के 500 लग रहे हैं प्लस 25 लगा, तो आपको 38.68 आया, ये आपको बेनिफिट हो गया। दूसरा, आप पे करने को तैयार हो 563.68 आप पे करने को तैयार हो, पर वो 105% होगा, क्योंकि उसमें 5% इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी होगा, तो 563.68 डिवाइड बाई 105% में 536.80 देने को तैयार हूँ। सॉरी, थोड़ा सा खांसी वासी आ रही है, क्योंकि ठीक है बीमार हूँ तो थोड़ा सा, चलो ठीक है, चलता है इतना तो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एयरब्रश इनकॉर्पोरेशन फाइनेंशियल स्टेट, एयरब्रश INC फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 2009 इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो एयरब्रश इनकॉर्पोरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, राइट। ग्रॉस PP है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, PP देख रखा है, डेप्रिसिएशन देख रखा है, ठीक है, माइनस कर देंगे। इन्होंने भी यही किया है। लो, ये क्या है, वो कोई सेल नहीं है ऑफ PP ड्यूरिंग द ईयर, नहीं बिका, तो ठीक है, ऐसा ही रहेगा। डेप्रिसिएशन लग गया 300, तो एक्यूमुलेटेड है ना, तो उसमें मानो। अरे भैया, तो ये क्या पूछ ये क्या पूछ लिया इनने भाई, ग्रॉस PP है 5000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 1500, ये 2008 और 2009 दे के रखा है। तो अब ये जो निकलता है ये ग्रॉस PPE, और ये फिनेंशियल स्टेटमेंट है ना फॉर 2009, तो ये 2009 का है, तो कंपेरेटिव 2008 का दे के रखा होगा। तो ये अपना हो गया ओपनिंग, राइट, 2950, ये अपना ऐड होगा कुछ ये कुछ
एसेट ऐड होगी ना, पर कुछ दे के नहीं रखा है। पर हाँ, कोई सेल भी नहीं हुई है, पर डेप्रिसिएशन हुआ है 1500 का, ये डेप्रिसिएशन हुआ उधर 1500 का, और वो भी छोड़ो, डेप्रिसिएशन हुआ 300 का, और 3500 आपका नेट पीपी है। और ये तो रहता ही है, सी कि ओपनिंग है 2950, डेप्रिसिएशन माइनस का 300 और क्लोजिंग है 3500। वो बोल के रख दिया कोई सेल नहीं है, जो 2950 माइनस 300 माइनस 3500, 8,850 का परचेस। ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वैसे भी हम ये सब ग्रॉस ब्लॉक थोड़ी ना देखते हैं, हम तो नेट पे ही चलते हैं, बैलेंस शीट में हम नेट पे ही चलते हैं। वो तो प्रेजेंटेशन के पर्पज़ के लिए हमको ये बनाना पड़ता है। ओपनिंग दे के रखा है, क्लोजिंग दे के रखा है, डेप्रिसिएशन दे के रखा है, सेल नहीं है, तो ये हो गया आपका। फिर आता है एक और, ये तो उन्होंने पूरा थमा दिया आपको। अब बोला कैलकुलेशन ऑफ FCFF एंड FCFE। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो FCFF एंड FCFE का ही पूछ रहा है आपसे, राइट। तो देखो FCFF एंड FCFE, ओके। तो सी FCFF के लिए आपको सबसे पहले कंसेप्ट थोड़ा सा आना चाहिए। फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म के लिए कैश फ्लो देखना, फर्म के लिए कैश फ्लो, फर्म के लिए मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, कोई प्रेफरेंस डिविडेंड, कोई इक्विटी डिविडेंड, ये सब माइनस नहीं होंगे। मतलब EBIT में से टैक्स माइनस करो डायरेक्ट, मतलब नो पैट निकालो आप। तो अब नो पैट निकाला आपने, और जो डेप्रिसिएशन है उस डेप्रिसिएशन को ऐड करो, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन माइनस करा होगा टैक्स के लिए, वो डेप्रिसिएशन को आप ऐड करो। ये आपका कैश फ्लोज आया। अब उस कैश फ्लोज में आपने कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करा होगा, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप माइनस करो, क्योंकि आप कैश फ्लो निकाल रहे हो, वो भी फ्री कैश फ्लो, तो आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो करा है वो माइनस करो, और चेंज इन वर्किंग कैपिटल उसको माइनस करो। वो चेंज इन वर्किंग कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो माइनस करो। ये आपका होगा FCFF। चलो करके देखते हैं। EBITDA, थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम रहेगा, वो बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है इसलिए। EBITDA, तो EBITDA है, राइट। चलो डेप्रिसिएशन माइनस करो तो 1000 है, राइट। ये डेप्रिसिएशन माइनस करा तो EBIT आया, डायरेक्ट टैक्स माइनस करो, फिर वो डेप्रिसिएशन है उसको ऐड करो। आपने अब डेप्रिसिएशन ऐड कर लिया, ये फिक्स्ड एसेट आपने परचेस करा है उसको माइनस करो, और ये चेंज इन वर्किंग कैपिटल ये पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीज़ है, इसको भी माइनस करो। तो ये आपका आ गया FCFF। अब बात आएगी FCFE की। FCFE में क्या होता है कि EBITDA तो चलो ठीक है आपका 1000 है, डेप्रिसिएशन आपने माइनस कर दिया 400 हो गया। इंटरेस्ट भी माइनस करो, क्योंकि हम अब इक्विटी के लिए निकाल रहे हैं, तो ठीक है आपने इक्विटी भी इंटरेस्ट भी माइनस किया। अब आप टैक्स रेट माइनस करो, ठीक है आपने ये सब कर दिया। अब आप डेप्रिसिएशन ऐड करो, फिर ये 715 आ गया आपका। ये आपका इक्विटी का कैश फ्लो है, ठीक है, ये आपका इक्विटी का कैश फ्लो है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल आपका ये भी माइनस होगा 50, वही माइनस करो 715 में से, तो 400 तो ऐड हुआ डेप्रिसिएशन, तो हो गया था 715, उसमें से चेंज इन वर्किंग कैपिटल वो माइनस करो। अब सी परचेस करो फिक्स एसेट। अब आप फिक्स एसेट भी माइनस करोगे, आपने वर्किंग कैपिटल माइनस किया, आप फिक्स एसेट भी माइनस करो। पर फिक्स एसेट माइनस करोगे तो सोचो, ये जो 500 के फिक्स एसेट है ना, इधर समझो 80 की बोरोइंग्स है उसमें, आप इक्विटी के लिए कैश फ्लो निकाल रहे हो, राइट। आपने जब 315 निकाला, वो 315 आपका था पैट, वो नो पैट नहीं था, वो पैट था, सब माइनस करने के बाद। फिर आपने डेप्रिसिएशन ऐड करा 400, तो आया 715। चेंज इन वर्किंग कैपिटल आपने 50 माइनस किया। अब आप फिक्स एसेट पूरा माइनस कर दोगे 500, तो उसमें जो नेट बोरोइंग का हिस्सा है वो भी माइनस हो गया, तो ऐड करो 80। या तो ऐसा है कि आप इक्विटी वाला पोर्शन माइनस करो, तो इस तरीके से FCFE आ जाएगा। अभी जो कॉमन डिविडेंड है हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन अपना, एंसन फोर्ड CFA is analyzing the financial statement. He has a 2009 income statement balance sheet as well as 2010 income statement balance sheet. Assume that there will be no sale of long term asset. कोई लॉन्ग टर्म एसेट का सेल ही नहीं हुआ है। एज्यूम करो कि कोई लॉन्ग टर्म एसेट का सेल नहीं हुआ, आपको FCFF निकालना है, NFCFE निकालना है। ये इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट है। FCFE निकालना है 2010 का। और देखो जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि एज्यूम देयर विल बी नो सेल्स, मतलब कि परचेस हुआ होगा। अब परचेस हुआ तो वो इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो वो उसका रोल रहेगा।
साथ ही साथ आपकी जो नई बोरोइंग्स आती है वो नई बोरोइंग्स भी हम देखते हैं, उसका FCFE में रोल रहता है। तो पहले आपको अकाउंट बना लेना चाहिए। जैसे कि आपकी ग्रॉस प्रॉपर्टी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, राइट। तो हम एसेट में डायरेक्ट 210 ले लेते हैं। तो ओपनिंग है आपकी वो है 260, ओपनिंग 160, क्लोजिंग आपका 210, सेल आपकी हुई नहीं है, डेप्रिसिएशन 140 से 190 हो गया है, तो डेप्रिसिएशन हो गया 50, राइट। तो 100 रुपये का आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया। चलो ये सही हो गया। अब ये करंट लायबिलिटी तो चलो वर्किंग कैपिटल इसमें आ जाता है, शॉर्ट टर्म डेप्ट ये भी वर्किंग कैपिटल इसमें आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेप्ट। हाँ, अब ये जो बोरोइंग है ये 14 बड़ी, कायदे से इसका भी रोल होना चाहिए। कॉमन स्टॉक नहीं पता ये क्या होता है, इक्विटी होगा मे बी, और रिटर्न अर्निंग है, मतलब ये इक्विटी हो गया। बट ठीक है, बोरोइंग जो है 14 से रेज हुई। फिर एक होता है वर्किंग कैपिटल करना। भाई वर्किंग कैपिटल पहले आप निकालो 2009 का, फिर 2010 का निकालो, फिर चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी हम देखते हैं। तो 2009 का निकालो। करंट एसेट अपना कितना है 30, कैश ये दे के रखा है, करंट एसेट ये करंट एसेट आपका टोटल यही दे के रखा है। सी इसको पूरा हाईलाइट करो, ये करंट एसेट, ये टोटल एसेट, ये है करंट लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी से ओनर्स इक्विटी। करंट एसेट है 50, करंट लायबिलिटी 30, ये 20 हो गया वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट 80, करंट लायबिलिटी 40, ये 40 हो गया। ये चेंज इन वर्किंग कैपिटल तो ये तो इंक्रीज़ हो गया 20 से। बस समझो इधर ये गड़बड़ हो गई। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो वर्किंग कैपिटल है उसमें आप कैश नहीं लेते हो। तो अगर मैं बोलूँ करंट एसेट है 50, ना बेटा ये नहीं लेना, करंट एसेट है आपकी 45, करंट लायबिलिटी आपकी 30, ये है 15। दूसरा इधर आपको 10 नहीं लेना, मतलब कि करंट एसेट है आपकी 70, करंट लायबिलिटी है 40, ये हो गया 30। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हमको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लेना है, हमको शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी नहीं लेना है। तो ये लर्निंग है, ये शॉर्ट टर्म डेब्ट भी हमको नहीं लेना है। अब मैं वापस से बोलता हूँ, करंट एसेट जो आप बोल रहे हो 50 है, नहीं बेटा वो 50 नहीं है, वो है आपका 45। करंट लायबिलिटी जो आप बोल रहे हो 30 है, नहीं वो 20 है, तो ये हुआ हमारा 25। 2010 करंट एसेट जो आप बोल रहे हो 80, नहीं वो 70 है। करंट लायबिलिटी जो आप बोल रहे हो 40, नहीं वो 20 है, जो हो गया 50। तो ये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है 25। तो ठीक है, आपको एक आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया, एक हो गया आपका 25 वर्किंग कैपिटल इंक्रीज। तो चलो आप जो है 2010 का ही निकालना है ना, FCFE, राइट। 2010 का ही निकालना है, निकालते हैं। पहले देखो FCFF EBIT है, EBIT में डायरेक्ट टैक्स माइनस करो, तो 95 माइनस 30% 66.5, फिर प्लस करो डेप्रिसिएशन ऐड करो, ये है आपका 50, राइट। तो आपने डेप्रिसिएशन ऐड करा, राइट। अब चेंज इन वर्किंग कैपिटल वो आपको माइनस करना है, करो चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो आपका 25 है। कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है माइनस, वो भी करो, राइट। तो 66.5 प्लस 50 जो डेप्रिसिएशन था माइनस 125 करोगे तो कायदे से माइनस 8.5 आ रहा है। हाँ, तो आपका FCFF यही आ रहा है। पर रही बात FCFE की, वो कैसे निकालोगे? तो EBIT 95 है आपका, इंटरेस्ट भी माइनस करो, कितना है 15, तो आ जाएगा आपका 80, 24 माइनस करो आ जाएगा 56, राइट। अब डेप्रिसिएशन ऐड करो जो है आपका 50, ये आ गया आपका 106। चेंज इन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हुआ है तो वो माइनस करो, आपने इन्वेस्टमेंट करा है 100 का, वो माइनस करो। पर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो दिख रही है लायबिलिटी, वो लायबिलिटी 14 से बड़ी। ओके, तो अगर आपने इधर शॉर्ट टर्म डेप्ट को इधर नहीं लिया वर्किंग कैपिटल में, तो आप उसको लायबिलिटी में कंसीडर करो, तो फिर तो 24 से बड़ी। और इस तरीके से फिर होगा 106 106 माइनस 25 माइनस 100 प्लस 24, ये आ गया आपका 5। तो आप समझ रहे हो कि आपको बोरोइंग आपने बाकायदा ऐड करी ना, तो उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों आएगा,
क्योंकि शॉर्ट टर्म को वर्किंग कैपिटल में लेते ही नहीं है। बाकी वर्किंग कैपिटल की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, तो ये अच्छा क्वेश्चन की गिनती में है ये। उस क्वेश्चन में वैसे इतनी कोई लर्निंग नहीं है, सिर्फ यही है, तो 13C मेजर मार्क कर देता हूँ। बाकी लास्ट क्वेश्चन जो आता है वो एडिशनल क्वेश्चन में कि वैल्यू बेस्ड ऑन मल्टीपल। अगर हम इसको देखें तो कुछ रेशियोज ऐसे थे, पी मल्टीपल अप्रोच। पी मल्टीपल अप्रोच क्या होता है? EPS इंटू पी इक्वल टू MPS, इंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स। तो इंटरप्राइज वैल्यू हमने निकालना सीखा है, इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाय सेल्स, और इंटरप्राइज वैल्यू टू EBIT दी है। अब देखो इंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है, पूरे इंटरप्राइज की वैल्यू। हम तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है ना कि देखो इन्होंने कैसे निकाला, मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक जो हमने करा, मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक, इक्विटी, डेप्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये सब भी ऐड होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन एनी कंपनी, ऑल्सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी माइनस होता है। तो आपने जो बोला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन एनी कंपनी एंड ऑल्सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट इसके साथ लिखो, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट इन एनी कंपनी। अब देखो ये इन्वेस्टमेंट हमने लिखा हुआ है, इधर मैं इसको लॉन्ग टर्म कर देता हूँ, ये इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। और ये EBITDA क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, ये तो वही EBIT है, उसमें डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ऐड कर दो, तो कुछ नहीं ऐसा कुछ खास। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, राइट। ये है 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो भी देख लो। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू गोल्डन लिमिटेड, PBT है, टैक्स रेट है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है, ROI है, रिटेंशन रेशियो है, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है। अब ऐसे तो कुछ आपको समझ में आएगा नहीं, राइट। आप तो पहले देखो कि चलो ठीक है आपने पढ़ा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी इन अ बुल मार्केट वॉज समवेयर अराउंड 2100। अब उन्होंने बोल दिया कि मार्केट प्राइस तो 2100 है। एडवाइस वेदर शेयर ऑफ गोल्डन लिमिटेड शुड परचेज और नॉट, हम गोल्डन लिमिटेड के शेयर परचेज करें कि नहीं करें। फर्दर ऑल्सो सजेस्ट द फॉर्म ऑफ मार्केट प्रेवेलेंट, पहला शेयर परचेस करें कि नहीं करें, दूसरा फॉर्म ऑफ मार्केट जो प्रेवेलेंट है गॉर्डन ग्रोथ मॉडल यूज़ करके। अब यूज़ करना गॉर्डन ग्रोथ मॉडल तो कर लो भैया, P0 क्या है, D0 1 + G KE - G, ये है सीन। अब ये इनकम स्टेटमेंट अगर हम देखें, ये है PBT, टैक्स माइनस करो पैट आएगा, तो 10.5 करोड़ आपका 10.5 करोड़ आपका है पर्टिकुलर डिविडेंड, फिर है 75 लाख, तो 10.5 करोड़ है, और आपके जो शेयर्स है वो 0.75 करोड़ है, तो 10.5 डिवाइड बाई 0.75 14, आपका जो डिविडेंड है वो 14 आना चाहिए, बस चेक कर लो। तो चलो ठीक है, ये हो गया हमारा 14, हो गया हमारा D0 14, ठीक है। अब D0 1 + G, G होता है BR, रिटेंशन रेशियो 80 है, ROI दे के रखा है, तो ROE हो, रिटर्न ऑन बुक इक्विटी हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो, तो 0.80 × 18, ये ग्रोथ है 14.4, तो 14 × 1 + 0.144, राइट। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 15 - 14.4, तो 0.6%, तो ये हो गया 16.016 डिवाइड बाई 0.6%, ये हो गया हमारा 2669। इधर हुई है थोड़ी सी गड़बड़, सी 14 हमारा था डिविडेंड 14, राइट। इनकम स्टेटमेंट का डिविडेंड हमेशा D0 होता है। अब इधर तो देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी ज़्यादा है, राइट। तो अब समझो इधर इस वीडियो में क्या, इस क्वेश्चन में आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट में कम है, परचेस कर लो, राइट। इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी ज़्यादा है, इसलिए इसको परचेस कर लो। अब इधर सजेस्ट करना है फॉर्म ऑफ मार्केट प्रिवेलेंट। अब देखो इधर हमसे फॉर्म ऑफ मार्केट भी पूछा है, तो इधर हमको फॉर्म ऑफ मार्केट में लिखना पड़ेगा। इधर इन्फॉर्मेशन की डिस्काउंटिंग नहीं हो रही है, अगर आप देखो तो ऐसा कि जो दे के रखा है वो फ्यूचर का दे के रखा है ये मानते हुए, इधर वैसे इनकम स्टेटमेंट नहीं है, तो ये हमने इसको D1 मान के रखा है, राइट। वो ये सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्काउंट नहीं कर रहे, डिविडेंड को आपने डिस्काउंट कर दिया, सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्काउंट नहीं कर रहे, इसलिए ये वीक फॉर्म ऑफ मार्केट है। और ये वीक फॉर्म ऑफ मार्केट, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट, ये एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में आता है। आप तो सिर्फ रट लो इसको कि डिस्काउंट नहीं कर रहे सारी इन्फॉर्मेशन, इसलिए वीक फॉर्म ऑफ मार्केट है। चलो अगला क्वेश्चन, चलो अगला सी, एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग टू परचेज
जो इन्वेस्टर है वो परचेस कर रहा है इक्विटी शेयर ऑफ एलेक्स। तो इक्विटी शेयर एलेक्स के इक्विटी शेयर परचेस कर रहा है जिसकी करंट मार्केट प्राइस 112 दे के रखी। मतलब सिंपल सी बात है, या तो चलो कंपेयर करना होगा पर ठीक है। प्रपोजिंग अ डिविडेंड, ये तो D1 हो ही गया, D1 हो गया 4। एलेक्स इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, वो KE माइनस जी में, ये KE माइनस जी में 20% हो गया 0.20। तो नीचे तो हमको डेसिमल में लेना पड़ेगा तब जाके वैल्यू फिगर्स में आएगी। और एक्सपेक्टेड टू ग्रो, ठीक है, ग्रोथ विल डिक्लाइन लीनियरली टू 16। देखो क्या लिखा हुआ है, आपको तो लंबा स्टेटमेंट ही बनाना पड़ेगा यार। चलो, फर्स्ट ईयर का डिविडेंड कितना है 4, सेकेंड ईयर का कितना है 4.8, थर्ड ईयर का कितना है, ऐसे आप करो 4 साल तक और फिगर्स में डबल डेसिमल लेना। अब 5वें साल में डिविडेंड कितना करोगे भाई, लीनियरली बोला ना तो 20 का होगा 19%। तो फर्स्ट है 4, सेकेंड है 4.8, थर्ड है 5.76, फोर्थ है 6.91। यार ने बाकायदा 20% की ग्रोथ से निकाला। ये 17, 16, 18, 17, 16 यहाँ तक गया ना, तो 20, 19, 18, 17, मतलब 20 से 19, 18, 17, 16, तो ये 8 साल तक गया, 13.17 हो गया। और देयर आफ्टर ये स्टेबलाइज हो गया 16% पे। अब पॉइंट ये आता है, सी अब ये जो बोल रहे देयर आफ्टर, तो आप 16 तक लेकर आ गए और ये 16% पे ही हो गया, तो कायदे से आपको P7 निकालना चाहिए, क्योंकि आप 7th में 17 था, अब 8th में ही 16 हो गया, वो कंटिन्यू है, तो P7 निकालो। तो आपको D1, D2, D3 इसको डिस्काउंट करो पहले, और D8 को 13.17 को KE माइनस जी करके पहले P7 निकालो। तो रिक्वायर्स रिटर्न, तो KE है आपका 20% और जी देखो जी कितना है, जी आपका 16% हो गया ना, राइट। तब देखो 4%, तो 13.17 डिवाइड बाई 4%, ये 329.25 ये होना चाहिए। बाकी KE आपको दे के रखा है और आपको फैक्टर सारे दे के रखे 7 साल के, तो 7 साल तक के आपने डिस्काउंटिंग कर ली। इनफैक्ट P7 आ रहा है 329.25, बाकायदा उसकी भी आप डिस्काउंटिंग कर लो। आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, इंट्रिंसिक वैल्यू ये वैल्यू आ जाएगी 114.91। जब आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी, क्या वर्थ है टू परचेज अ शेयर एट दिस प्राइस, आपकी तो 112 है, इंट्रिंसिक वैल्यू 114 है, वैल्यू ज़्यादा है, परचेज कर लो। अगला क्वेश्चन जो सुमित लिमिटेड है, ओके चलो, सुमित लिमिटेड इज़ एन ऑल इक्विटी कंपनी, पैड भाई का देख रखा है 300 करोड़। अब ऑल इक्विटी कंपनी है तो ये मानते हुए कि प्रेफरेंस नहीं होगा, ये कोई इक्विटी कंपनी नाम नहीं, सही में इक्विटी कंपनी ही है, तो 300 को 15 लाख से डिवाइड करो। थोड़ा सा अजीब लगेगा पर ये फैक्ट है कि 2000 का आपका EPS आ रहा है, लगेगा अजीब, ठीक है। 2000 का डिविडेंड है एंड अर्निंग पर शेयर आपका 2000 है और आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल KE है 13, रेट ऑफ रिटर्न, राइट, रिटर्न 17%। एसेट इन द वैल्यू ऑफ कंपनी, कंपनी की वैल्यू निकालनी है वॉल्टर मॉडल को यूज़ करके, तो वॉल्टर मॉडल को यूज़ करके। अब वॉल्टर मॉडल क्या होता है, एक होता है D1 अपॉन KE माइनस जी, ये गॉर्डन है। वॉल्टर क्या होता है, D1 भी नहीं, डिविडेंड अपॉन KE प्लस EPS माइनस DPS इंटू R बाय KE होल बाय KE। चलो, तो आपका EPS है राइट 2000, और रिटेंशन कुछ नहीं, यही पूरा डिविडेंड है, और KE भी 13 है, R भी 17 है। सॉरी, आपका ये जो EPS है ना, इसमें पे आउट रेशियो दे के रखा है। तो सपोज करो पहला पॉइंट आपका 2000 EPS था, पे आउट रेशियो 15% है, तो DPS कितना है 300। तो अपन एक का कर लेते हैं, बाकी का तो आप कर लोगे। तो 300 डिवाइडेड बाय कितना 13% प्लस EPS में से DPS माइनस करो 1700 इंटू R बाय KE, R क्या है 0.17 डिवाइड बाय 0.13 और होल डिवाइड बाय 0.13। तो पहले 300 डिवाइड बाय 0.13 जो हो गया हमारा 2307.69 प्लस वापस से हमने जो 1700 था हमारा जो रिटेंशन था इंटू R डिवाइड बाई KE होल डिवाइड बाई KE करा, तो आया 17100.59। तो 17100.59
17,100.59 प्लस 2307.69 राइट, 19,408.28 आ गया। और इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। इधर D1 D0 का लफड़ा ही नहीं है। और मैं आपको बोलूँ ना, अगर रिटेंशन रेशो सॉरी आर हमारा के से बड़ा है, इधर आर के से बड़ा है, तो बेटर है कि पे आउट रेशो जितना कम रखोगे उतना अच्छा, उतनी ज़्यादा आपकी प्राइस रहेगी। और आप देखना 15% पे आपको ज़्यादा प्राइस मिलेगी, बाकी ये 30 और 90 पे सबसे कम मिलेगी। चेक कर लेते 19 पे, देखो 90 पे आपको है 15,857 मिलेगा। तो आपको एक कराए तो आप सब कर सकते हो। अब चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सी मिस्टर बी ने डिक्लेयर करा डिविडेंड 2.5, तो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 2.5 पर शेयर और EPS है 7। अर्निंग ऑफ अ कंपनी एक्सपेक्टेड टू ग्रो, जी है 10% फॉर नेक्स्ट 3 ईयर एंड स्टेबलाइज एट 3 देयर आफ्टर लो। अब पे आउट रेशो इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन सेम, पे आउट रेशो ड्यूरिंग 3 ईयर इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन सेम। तो पे आउट रेशो इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन सेम एट द सेम लेवल ड्यूरिंग 3 ईयर, फिर बाद में इंक्रीज हो गया टू 60%। अब इधर थोड़ी सी बात समझना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। D0 आपका है 2.5, EPS है आपका 7, अर्निंग ऑफ द कंपनी जो ग्रोथ हो रही है 1 2 3 10% ग्रोथ होगा और फिर इस पर ही स्टेबलाइज है राइट, एंड स्टेबलाइज एट 3% डेयर आफ्टर, मतलब फोर्थ में 3 है, फिर मतलब फोर्थ से ठीक है, स्टेबलाइज एट 3% डेयर आफ्टर। पे आउट रेशो ये ड्यूरिंग द 3 ईयर सेम है, सेम लेवल पे ड्यूरिंग द 3 ईयर। तो अगर 2.5/7 करा आपने तो ये क्या आया 0.3571। तो वन सेकेंड, पे आउट रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन सेम एट द सेम लेवल ड्यूरिंग 3 ईयर। जो भी रेशियो आया वो पे आउट रेशियो सेम है, एंड देन वो 60% पे बढ़ जाएगा उसके बाद से। तो चलो पहले अपन D1 निकालते हैं, फिर 1 2 3 4 मतलब 3 एंड देयर आफ्टर। तो D1 कितना है, अब जैसे EPS है 7 तो 10% ग्रोथ 7.7 राइट, फिर प्लस 10% 8.47 प्लस 10% 9.317 प्लस 3% 9.596, तो 9.60 कर देता हूँ, वो 9.317 है तो 9.32 कर देता हूँ राइट। तो ये तो आपका अर्निंग हो गई, आपको तो डिविडेंड निकालना है। अब पे आउट रेशियो 7.7 था तो ये हो गया 2.75, 8.47 है तो 3.025 हो गया, और पे आउट रेशियो तीसरे साल भी सेम है 3.327 हो गया, पर चौथे साल ये चेंज हो गया और वो 60% हो गया। तो भाई 60% हो गया तो आपने डिविडेंड भी चेंज किया था ना, तो 9.6 का 60% देखो, ये है 5.76 ठीक है। अब D4 से P3 पे जाना है तो P3 हाँ ठीक है ओके, तो D4 डिवाइड बाई KE माइनस G करो राइट। अब समझो 3 साल बाद जो ग्रोथ हुई है वो है 3% राइट। तो हमारा D4 कितना है 5.76, KE कितना है हमारा 16 माइनस 3%, 5.76 डिवाइड बाई 13%, ये है 44.3076। अब जब 307 बोल दिया है तो 44.31 बोल देता हूँ। तो हमारा P5 जो है, जो P3 है सॉरी P3 है वो 44.31 हो जाता है। कुत्ते भौंकना बंद कर देता, आप अच्छे से सुन भी लोगे। D1 है 2.75, D2 है 3.025, D3 है 3.327 और P3 देख रखा है। और भाई साहब D1 D2 D3 ये देख रखा आपको बाकायदा, ये 3 साल के। निकाल लो P0। अब ये आपने निकाल लिया राइट, तो करंट प्राइस तो आपका आ गया कितना, जो फेयर वैल्यू है 35.16। अब एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ शेयर ऑफ बी एट द एंड ऑफ 3 ईयर, ये तो 3 ईयर के एंड की बात कर रहे हैं, मतलब वही D4 डिवाइड बाई KE माइनस G करके जो हमने P3 निकाला था ये 44.31 है। मतलब P0 आपका जो है वो है आपका 35.16 राइट, और P3 एक्सपेक्टेड प्राइस एट द एंड ऑफ 3 ईयर। तो ठीक है ओके, ऐसा कोई वाव वाला सीन नहीं है, पर हाँ आपका G चेंज हो रहा है, आपका पे आउट रेशियो चेंज हो रहा है, आपका पे आउट रेशियो चेंज हो रहा है
तो जिस ईयर पे पे आउट रेशियो चेंज हो रहा है तो उस ईयर का पहले आप डिविडेंड निकालो ना, उस ईयर का आप पहले EPS निकालो। तो आपने एक EPS आपने सही निकाला कि जो ये ग्रोथ देख रखी है, राइट, ये ग्रोथ EPS की है। फिर EPS निकाला, पे आउट रेशियो दे के रखा है तो आपने DPS निकाल लिया, राइट। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर आप आपने D4 कैसे निकाला, आपने D4 ऐसा निकाला कि आपने पहले अर्निंग निकाली 4th ईयर की, फिर आपने पे आउट रेशियो करा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट D1 D2 D3 फिर D3 के बाद D4 निकाला ना, अर्निंग पहले निकाली आपने सिस्टमैटिक, अर्निंग के बाद पे आउट रेशियो को मल्टीप्लाई किया, D4 की भी अर्निंग निकाली जो पर्टिकुलर जो 60% से जो बढ़ गई थी, सॉरी जो 3% से बढ़ गई थी, जैसे 9.32 था ना प्लस 3% 9.6 हो गया था, तो आपने 40% करके आपका D4 आया। ईजी है, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा इधर ओवर होता है। वो सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने सिक्योरिटी वैल्यूएशन के ओवर करे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बाय।